दोस्तों, क्या एक कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो अकेले पूरी कंट्री को बर्बाद कर दे और उस कंपनी के डिसीजन लाखों लोगों की मौत की वजह भी बने। दोस्तों, आज ब्रिटेन से तो सभी कंट्रीज आजाद हो चुकी हैं, जिस पर एक वक्त पर वो राज किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर इस ब्रिटेन से निकलने वाली एक कंपनी ऐसी भी है जो एक पूरी कंट्री की दुश्मन बनी हुई है। दोस्तों, इस कंपनी के लालच ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया और आज का इंसान पैसा और पावर के लिए क्या कुछ कर सकता है ये भी अच्छे से समझा दिया है। ये कंपनी उस मुल्क के रिसोर्सेज पर कब्जा कर बैठी है और वहाँ के खेतों से लेकर पानी में जहर घोल रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि उस कंट्री के लाखों लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं और वहाँ पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कंट्री पिछले 80 सालों से इस कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही और शायद फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है शेल, जो कि ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। अब शेल कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, इसे जानने से पहले हमें इस कंपनी की हिस्ट्री को थोड़ा जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, शेल की शुरुआत इसके फाउंडर मार्कस सैमुअल ने की थी, जिसने पूरी दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्चुअली दोस्तों, पहले के समय में ऑयल्स ऐसे बैरल्स में भरकर शिप्स के थ्रू दूसरे मुल्कों में भेजे जाते थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये बैरल अक्सर लीक हो जाते थे, जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज को काफी लॉस का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही ऑयल को दूर दूसरी कंट्रीज तक एक्सपोर्ट कर पाना भी पॉसिबल नहीं था और इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए मार्कस सैमुअल ने ऑयल टैंकर्स डिजाइन किए जो कि लीक प्रूफ थे, जिनमें लंबे समय तक सेफली ऑयल को स्टोर किया जा सकता था। ईयर 1892 मार्कस ब्रिटेन से अपने इन ऑयल टैंकर्स में ऑयल भरकर निकलता है और इजिप्ट के स्विज कनाल से होते हुए अपनी शिप को इंडोनेशिया और थाईलैंड लेकर जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले तक यूरोपियन ऑयल को एशिया ले जाने का एक ही रास्ता हुआ करता था, जो कि जमीन से होकर गुजरता था, लेकिन समुद्री रास्ते से ऑयल ले जाने की वजह से इनकी ओवरऑल कॉस्ट काफी कम हो जाती और मार्कस को मोटा मुनाफा होता। दोस्तों, उस टाइम पर दुनिया के पूरे ऑयल बिजनेस पर स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी का राज हुआ करता था, जिसके मालिक जॉन डी रॉकफेलर थे। अब अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जॉन डी हिस्ट्री के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। अगर इनकी वेल्थ को आज के हिसाब से एडजस्ट करें तो ये करीब 600 बिलियन डॉलर हुआ करती थी, जो इलोन मस्क की वेल्थ से 3 गुना ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस सैमुअल की कामयाबी देखकर स्टैंडर्ड ऑयल उन्हें अप्रोच करना चाहती है, जो चाहती है कि मार्कस अपने टैंकर से उनका ऑयल भी एक्सपोर्ट करे और बदले में अच्छी खासी कमीशन हासिल करे। लेकिन मार्कस के दिमाग में एक नेक्स्ट लेवल प्लान था। एक्चुअली दोस्तों, वो किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहते थे, जिसके लिए मार्कस ने रॉयल डच पेट्रोलियम से पार्टनरशिप कर ली। मार्कस का ये प्लान कामयाब होता है और अगले सिर्फ 20 सालों में शेल स्टैंडर्ड ऑयल को रिप्लेस कर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर बन जाती है। हालांकि दोस्तों, शेल जानती थी कि ऑयल का बिजनेस काफी अनस्टेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज काफी लिमिटेड कंट्रीज के पास हैं और कोई भी कंट्री अपने ऑयल का मैसिव एक्सप्लोजन नहीं चाहती। शेल समझ चुकी थी कि अगर अपना बिजनेस उन्हें लगातार एक्सपेंड करना है तो उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत है जिसके रिसोर्सेज को वो बिना कोई रोक टोक के जितना चाहे एक्सप्लॉइट कर सके। ये कंपनी एक ऐसे मुल्क की तलाश में थी जहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का लालच देकर अपनी तरफ किया जा सके और जिस मुल्क की सरकार को पैसों के दम पर खरीदना आसान हो। शेल की ये तलाश नाइजीरिया कंट्री पर जाकर रुकी, जहां अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व मौजूद थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण नाइजीरिया की गवर्नमेंट अपने इन रिसोर्सेज से कुछ खास पैसे नहीं कमा पा रही थी। ऐसे में शेल नाइजीरिया गवर्नमेंट से ये डील करने की ट्राई करता है कि वो अपने सारे ऑयल का कंट्रोल हमें दे दे और इसके बाद नाइजीरियन ऑफिशियल कंपनी की इस डिमांड को ठुकरा देते हैं। लेकिन फिर शेल ने एक ऐसी चाल चली जिसे उन्होंने नाइजीरियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ कर लिया। दोस्तों, कहा तो ये जाता है कि शेल ने नाइजीरिया के अलग अलग ऑफिशियल्स को टोटल 1.3 बिलियन डॉलर्स की ब्राइब दी थी और यहाँ तक कि नाइजीरिया के उस समय के प्रेसिडेंट को भी 300 मिलियन डॉलर्स दिए गए थे। और इस तरह से 1937 में शेल नाइजीरिया में एंटर हो जाती है और यहाँ 250 से भी ज्यादा तेल के कुओं पर उसका कंट्रोल हो जाता है। साथ ही इन्हें नाइजीरिया में और ऑयल फील्ड ढूंढने की परमिशन भी मिल जाती है, जो कि अल्टीमेटली इस मुल्क की बर्बादी की कहानी लिखती है। दोस्तों, शेल ने नाइजीरिया में जगह जगह पर ड्रिलिंग शुरू कर दी और हर उस एरिया में ऑयल को ढूंढा जहां उन्हें इसकी 1% होने के भी चांस लगते थे। कई सारे एरियाज में तो ऐसे ही ड्रिल कर छोड़ दिया जाता था और इसके बाद से लोगों के बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता था। रिजल्ट ये हुआ कि जमीन से निकलता ऑयल कभी खेतों में तो कभी नहरों में बहता हुआ नजर आता था और इस ऑयल ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया और मिट्टी में कई तरह के जानलेवा केमिकल को मिक्स कर दिया। दोस्तों, बहुत सारी जगह पर तो पानी में
इतना ज्यादा ऑयल मिक्स हो चुका था कि लोगों को ऑयल में ही तैर कर गुजरना पड़ता था और उनके पास पीने के लिए भी यही पानी था जो सारा ऑयल में मिक्स हो चुका था। हाल तो ये था कि अगर कोई अपने खेत में या फिर नदी के आसपास माचिस भी जलाता तो वहाँ पर आग लग जाती। लोगों के खाने और पानी में जहर मिक्स कर दिया गया और इंसानियत कुछ इस तरह से मर चुकी थी कि इतनी बर्बादी होने के बावजूद शेल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। कंपनी का कहना था कि ऑयल उनकी ड्रिलिंग की वजह से नहीं फैला बल्कि इसकी वजह वो लोग हैं जो ऑयल फील्ड से ऑयल चोरी करते हैं। अब दोस्तों जरा आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें 12 जनवरी 1988 को हुए एक घटना के बारे में बताया गया है। इस दिन एक ऑयल पाइपलाइन फटने की वजह से अटलांटिक ओशन में 40,000 बैरल्स ऑयल मिक्स हो जाता है। तब से लेकर अब तक नीजर रिवर के पास रहने वाले इलाकों में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो 15% से ज्यादा केसेस में बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं। अब दोस्तों फिशिंग एक वक्त पे नाइजीरिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हुआ करता था, लेकिन शेल ने पानी में जो जहर मिक्स किया है उसकी वजह से यहाँ के समुद्री जानवर भी लगातार मर रहे हैं और आज नाइजीरिया की इकोनॉमी में फिशिंग का रोल काफी कम हो चुका है। करीब 50 सालों तक एक कंपनी का जुल्म सहने के बाद 1990 के दौरान नाइजीरिया के लोगों ने शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट को खुद रोकने का फैसला किया। शेल के ट्रक्स को रोका जाता था और उनकी ऑयल फील्ड में काम करने वाले लोगों को मुल्क छोड़कर जाने के लिए धमकियां दी जाती थी। दोस्तों कई सारे ऐसे मौके भी देखने को मिले जब लोकल लोगों ने शेल के ऑयल कंपनीज में आग लगा दी और कंपनी का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दिया। लेकिन दोस्तों शेल कंपनी ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। शेल ने नाइजीरियन आर्मी को एडवांस वेपन्स, नेवी शिप और हेलीकॉप्टर्स दिए और उनके बड़े ऑफिसर्स की जेब में नोट बढ़े, जिस वजह से नाइजीरियन आर्मी ने शेल के लिए अपने ही लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और साल 1990 में ऐसे ही एक वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नाइजीरियन आर्मी ने लोकल लोगों पर ओपन फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके। इस इंसिडेंट में 80 लोगों की मौत हो गई और करीब 600 घरों में आग लग गई। प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे पर शेल को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच नाइजीरिया के लोगों में से एक ऐसा लीडर निकलकर सामने आया जिसने वायलेंस की जगह आम शांति के रास्ते पर चलकर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। दोस्तों इस लीडर का नाम था केन सैरो-वीवा, जो नाइजीरिया के एक राइटर और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। केन सेव द एनवायरनमेंट नाम का एक कैंपेन चलाते थे जिसकी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और अलग अलग विलेजेस में जाकर शेल की सच्चाई लोगों को बताई और उन्हें अपने मूवमेंट से जुड़ने की अपील की। दोस्तों केन की मेहनत रंग लाई और उनके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे। अब क्योंकि केन के पास लोगों का सपोर्ट था इसलिए शेल उनसे डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहती थी। कंपनी ने उन्हें पैसों के दम पर भी खरीदने की कोशिश की पर केन उनकी लालच में नहीं आए। पर दोस्तों जब सारे तरीके फेल हो गए तो शेल ने केन को रोकने के लिए एक बहुत ही घटिया प्लान बनाया। 21 मई 1994 को अगोनी कम्युनिटी के 4 चीफ्स को मार दिया जाता है और कुछ लोकल लोगों को रिश्वत देकर केन को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब क्योंकि केन खुद अगोनी कम्युनिटी से आते थे इसलिए इसका उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और केन की पॉपुलैरिटी भी कम होने लगी। आगे चलकर नाइजीरियन गवर्नमेंट केन को अरेस्ट कर लेती है। नवंबर 1995 में उन्हें इस झूठे इल्जाम में फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों 1937 से शुरू हुआ ये एक्सप्लोजन आज भी चल रहा है और नाइजीरिया के लोग आज भी शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाइजीरिया में सिविल वॉर जैसी हालत बन चुकी है जहां प्रोटेस्टर और गवर्नमेंट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और अल्टीमेटली दोनों में ही नाइजीरिया का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों इन सब चीजों के दरमियान सिर्फ एक कंपनी है जो अपनी जेब बढ़ रही है और वो है शेल। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट शेल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही और क्या वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल पैसे की चमक में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने लोगों की दर्दनाक हालत भी नहीं दिखाई दे रही। एक्चुअली दोस्तों अगर हम नाइजीरियन गवर्नमेंट को दी गई ब्राइब्स को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो फिर भी शेल को नाइजीरिया के ऑयल रिजर्व देने के कुछ और भी रीजन थे। पहला तो ये कि नाइजीरिया गवर्नमेंट खुद इन ऑयल रिजर्व से प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी और ना ही इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसे थे, इसीलिए क्विक मनी के लालच में आकर उन्होंने शेल को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। दूसरी तरफ शेल के आने से नाइजीरिया में फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो गया जो कि नाइजीरिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं सोचा था कि शेल उन्हीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर इतनी बड़ी बन जाएगी। दोस्तों आज शेल नाइजीरिया के टोटल ऑयल प्रोडक्शन के 14% से भी ज्यादा कंट्रोल करती है और इस मुल्क का 70% फॉरेन एक्सचेंज भी इसी कंपनी की वजह से आता है। अगर नाइजीरिया गवर्नमेंट शेल से अपनी डील तोड़ती है तो इस मुल्क का पूरा ऑयल बिजनेस तबाह हो जाएगा और नाइजीरिया को ऑयल के एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट होता है वो लंबे समय के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही इसके फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो जाएंगे जिससे यहाँ की कंपनी की वैल्यू गिर जाएगी और ये सारा मुल्क तबाह हो जाएगा। मतलब ये कि शेल नाइजीरिया में रहे या फिर वहाँ से चली
चली जाए। नाइजीरिया के लोगों के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है और वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल नजर आता है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया और देखने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।